4 और इसमें हमने अपने चैप्टर नंबर 14 का जो सेकंड कंसेप्ट है आर्बिट्रेशन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। रेलिवेंट देखिए, मार्केट का मतलब क्या? मार्केट का मतलब है वो प्लेस जहां पे कोई चीज सेल होती है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो प्लेस। आज से 15-20 साल पहले वो प्लेसेस सिर्फ जियोग्राफिकल मार्केट्स हुआ करती थी, यानी एरिया वाइज फिजिकल लोकेशंस हुआ करती थी। अब आपको पता है हर चीज आप फिजिकल मार्केट में जाके भी, ज्योग्राफिकली मार्केट में भी जाके बाय कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसलिए उसने मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक जियोग्राफिकल मार्केट और एक प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट से क्या मुराद है? हर वो जगह जहां पे वो चीज सेल हो रही है। एक तो जियोग्राफिकल मार्केट है ना, एरिया वाइज, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट मार्केट का मतलब है हर वो प्लेस जो फिजिकल होना, जियोग्राफिकल होना जरूरी नहीं है, हर वो प्लेस जहां पे वो प्रोडक्ट सेल हो रही है। इसमें उसका इशारा ऑनलाइन बिजनेस की तरफ है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो ऑनलाइन, तो उसको हम ऑनलाइन मार्केट कंसीडर करेंगे। तो दोनों को कवर करें। जियोग्राफिकल मार्केट इंटरचेंजेबल बाय कंज्यूमर बिल्कुल हो सकती है। जैसे आप अगर लाहौर में मोबाइल खरीदने की बात करें तो वो आपको हफीज सेंटर से भी मिल जाता है, हाल रोड से भी मिल जाता है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की टर्म बोलेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, तो इसमें जियोग्राफिकली हफीज सेंटर की मार्केट भी आ जाएगी और हाल रोड की मार्केट भी आ जाएगी। नहीं, राइज की नहीं मैंने एग्जांपल दी, मैंने किसी कॉलेज की एग्जांपल दी थी, ऐसे ना। हाँ। पिछली क्लास में मैंने वो सैलरी की एग्जांपल दी, सुन कहते नहीं सर ये एग्जांपल आप ही की सैलरी की है, ऐसे ना किया करें मेरे साथ। याद है आपको? अच्छा, हाँ जी जी जी, क्वेश्चन पूछे। रिलेटेड जी जी, अच्छा, टाइज में आप देखिए, कंपटीशन एक्ट ये कहता है कि आप रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों तरह की गुड्स को आप इकट्ठा नहीं कर सकते अनलेस जस्टिफाइबल हो, ठीक है। तो जैसे मैंने रिलेटेड की भी एग्जांपल दी थी, अनरिलेटेड की एग्जांपल आपको दी थी कि जैसे एक सब्जेक्ट में एडमिशन उस वक्त मिलेगा जब दूसरे सब्जेक्ट में भी आप एडमिशन लेंगे, और अनरिलेटेड की एग्जांपल दी थी वो ऊंट और बिल्ली वाली एग्जांपल, ठीक है। तो दोनों तरह का टाइम अगर जस्टिफाइड नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस में जस्टिफाइड होता है, जैसे हम मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं जब, उसके साथ वो चार्जर भी हमें भेज देते हैं, हैंड फ्री भी भेज देते हैं, ठीक है। वो साथ टाइन्स ही है एक तरह का, लेकिन वो चूंकि रिलेटेड है, ठीक है, वो जरूरी है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग, कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए उस प्रोडक्ट की, तो वो जस्टिफाइड है। और कोई क्वेश्चन? आवाज कम कर दो, चलिए ये ठीक है, कानों में आ रही है। और कोई क्वेश्चन? जी जी जी। कोलूसिव टेंडरिंग का मतलब ये है, असल में टेंडरिंग का प्रोसेस होता है बाइंग का प्रोसेस। अगर हमने देखिए, जिस तरह बायर होता है ना, बायर, हमने अगर कोई चीज खरीदनी हो तो हमें कम से कम मार्केट में जाके 3 दुकानों से रेट तो लेना चाहिए ना, ताकि जो मिनिमम रेट दे उससे चीज खरीदे। ऐसे है। अब उसी तरह सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेलर, अगर हम एक कंपनी है और हमने फर्ज कीजिए कंपनी के तौर पे दूसरे लोगों से चीजें खरीदनी है, इंडिविजुअल होना तो वो खुद मार्केट में जाता है चीज खरीदे। जब कंपनी होना तो कंपनी अखबार में इश्तिहार देती है कि हमें 2 लाख यूनिट्स इस चीज के चाहिए। अब बताइए आप में से मार्केट में से कौन कौन ऐसा सप्लायर है जो ये यूनिट हमें बेच सकता है, आप हमें रेट कोट कीजिए। तो जो दूसरी कंपनी, जो कॉर्पोरेट लेवल पे बाइंग सेलिंग होती है ना, वो इस तरह मार्केट में जाके नहीं होती, बल्कि अखबार में इश्तिहार दिए जाते हैं एक दूसरे को कि हमें इतना बड़ा सामान क्वांटिटी में चाहिए, आप में से अगर कोई कंपनी जो भी मार्केट में है सेल करना चाहता है तो कर। तो डिफरेंट अदर कंपनीज अपनी अपनी कोटेशन सेल करते हैं। ये हमने, मुझे याद है उसमें पढ़ा था ऑफर में, टेंडर का पॉइंट, कि बाकी की जो कंपनीज हैं वो लेटर पे लिखती है। कोई कंपनी कहती है हम आपको ये प्रोडक्ट 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सेल करने को तैयार है, कोई कहते हैं 35, कोई कहता है 55। ये कोटेशंस का प्रोसेस या बिडिंग प्रोसेस इसे कहते हैं, या टेंडरिंग भी कहते हैं, एक ही बात है। टेंडरिंग कह ले, बिडिंग कह ले, कोटेशन कह ले, एक ही बात है। असल में इस प्रोसेस को कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, यानी जो बंदा भी टेंडर कोटेशन बिड दे रहा है उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि दूसरी कंपनी जो है वो भी बिड दे रही है तो वो कितना रेट लगा रही है, वरना वो रेट आपस में मार्जिन को कम रख देंगे, ठीक है। तो ये बिडिंग कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। लेकिन जब ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होता और सप्लायर आपस में एग्री करके एक ही रेट सारे कोट करे, इसे कहते हैं कोलूसिव टेंडरिंग। इसमें कंपनी का नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि एक, अगर देखें फर्ज कीजिए अगर एक ने 55 रेट कोट करना था, एक ने 45 और एक ने 35, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलना था? 35 को। लेकिन अब चूंकि सब सारे मिल गए आपस में और उन्होंने एक दूसरे को बता दो, कहने लगे ठीक है हम सारे मिलके एक ही रेट कोट करते हैं 55,
तो अब कंपनी क्या करेगी कि कुछ थोड़ा सा ऑर्डर हमें देगी, कंपनी ए को कुछ, बी को कुछ, सी को, सबका एक तो ऑर्डर, सबको ऑर्डर मिलेगा, और दूसरा फिर प्रॉफिट मार्जिन भी सबका ज्यादा होगा। अब जिसके 35 का रेट कोड किया था उसको तो बैठे बैठे प्रॉफिट है, 45 वाले को भी प्रॉफिट है, और 55 वाले को नुकसान नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको भी मिलेगा, क्योंकि कुछ चीजें वो भी सेल कर रहा होगा। इसे कहते हैं कोलूसिव और ये टेंडरिंग, और इसकी लॉ इजाजत नहीं देता, मना करता है। हाँ एग्जैक्टली, वो आप जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, जिन सोर्स से पढ़ी है इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट था प्राइस कार्टेल के नाम से, बिल्कुल वो भी इसी तरह की चीज है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, असाइनमेंट जो है आज की और कल की, जो कल गुजर गया वो, और जो आज असाइनमेंट आपकी है, ये आने वाले कल में हम डिस्कस करेंगे दोनों। एमसीक्यूज भी आज आज की असाइनमेंट में एमसीक्यूज भी शामिल हैं, आज की असाइनमेंट में एमसीक्यूज भी शामिल हैं। पढ़ने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट ये ऐसा एक्ट है जिससे लॉयर्स नफरत करते हैं, और आपने एंड पे मुझे बताना है लॉयर्स क्यों, वकील क्यों इससे नफरत करते हैं। हाँ, चीजें अदालत में नहीं जाती, जब अदालत में जाती तो उनकी रोजी रोटी। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट सबसे पहले, ये आर्बिट्रेशन बेसिकली है, एक्ट का मतलब लॉ। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि लोग आप देखिए, जब कभी कमर्शियली कोई भी पार्टीज आपस में डीलिंग कर रही होती है ना, तो डीलिंग करते हुए किसी ना किसी पॉइंट, पहले ऑर्डर ना से दूसरे पे, दूसरे ना से 10वें पे, 10वें ना से 20वें ऑर्डर पे डीलिंग करते हुए रूटीन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट आ जाते हैं। एक पार्टी कहते हैं जी मैंने आपको दूसरे कलर के प्रोडक्ट कहा था, ग्रे कहा था, आपने ब्लैक भिजवा दी, और ये प्रोडक्ट जो है ये सही काम नहीं कर रही। पहली वाली पार्टी कहती है नहीं ये आपका फॉल्ट है, आपने इसकी इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं की, आपके एम्प्लॉइज ने इसको हैंडल नहीं किया। कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से डिफरेंट पार्टीज का, बायर और सेलर का कंफ्लिक्ट आ सकता है, डिस्प्यूट आ सकता है। इसमें एक ऑप्शन तो, पहली ऑप्शन तो ये है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं आपस में ज़बानी कलामी एक दूसरे के साथ एग्री कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, लेकिन समटाइम किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़ती है। तीसरा बंदा कौन होना चाहिए? एक तो हमारा कोर्ट सिस्टम है, वो कहते हैं ठीक है अदालतें आप लोगों के लिए बनी है, आप आए अदालत में केस फाइल करें और फिर अदालत फैसला करेगी। अगर हम जो हमारा टिपिकल कोर्ट सिस्टम है उसमें लेके जाएं अपने डिस्प्यूट्स को, तो उसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और दूसरा कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग जाती है। दोनों चीजें, टाइम आपने देखा होगा बहुत से केसेस ऐसे हैं वो 20-20, 30-30 साल बाद फैसला होता है, और इसमें अंदाजा लगाइए कि वकील इस 20-30 साल अपना पैसा, अपनी फीस लेते रहे होंगे। ठीक है, तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि टोटल फीस ज्यादा बन जाती है, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है उसकी वैल्यू कम होती है। वो हाथ जोड़ के कहते हैं वकील को भाई केस खत्म करें, बस कर दे, हमने आगे नहीं चलना। तो आर्बिट्रेशन एक तो टिपिकल कोर्ट सिस्टम में आप जा सकते हैं, लेकिन ये चूंकि स्लो प्रोसेस होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसीलिए जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मार्केट्स हैं खास तौर पे, इन्होंने एक दूसरे के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक अल्टरनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। अच्छा, हमारा जो लॉ, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, वो क्यों उसको प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि देखिए जितने ज्यादा डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन के थ्रू होंगे उतना ही कोर्ट सिस्टम के ऊपर बर्डन कम होगा, उतने ही केसेस उनके पास कम आएंगे। ये यूं समझ लीजिए हमारा जो टिपिकल पंचायत सिस्टम है ना, ये वही है, बस थोड़ा सा उन्होंने सोफिस्टिकेटेड एडवांस कर दिया इसको और लीगल प्रोटेक्शन इसको दे दिया। सिस्टम सारा वही है, उसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जो है वो काफी पॉपुलर है हमारी कमर्शियल मार्केट्स में। आप अगर इवन किसी भी मार्केट में चले जाएं, जैसे फीस सेंटर है या हार्लोड है, आप देखेंगे वहां पे कोई ना कोई उनकी यूनियन बनी हुई है, और वहां पे बाज़ औक़ात बाकायदा उन्होंने ऑफिस भी बनाया होता है। जैसे वो फीस सेंटर में गया, उनका छत पे ऑफिस बनाया हुआ था कि आपको कहीं कहीं पे आप अगर मोबाइल लेना, बैक साइड में उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो लिखा होता है अगर कोई डिस्प्यूट हुआ ना तो आप इंतजामिया से रुजू कर सकते हैं। यानी कस्टमर का अगर सेलर के साथ कोई डिस्प्यूट है तो बजाय ये कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल करे, वो उसी प्लाजा के अंदर, उसी मार्केट के अंदर जो उन्होंने एक आर्बिट्रेशन कमेटी अपनी बनाई हुई है, वहां पे जाके अपने केस को रेफर कर सकता है। ठीक है, या इवन दुकानदारों के भी बाज़ औक़ात आपस में डिस्प्यूट होते हैं, तो चूंकि बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन लिटिगेशन से बचता है। ठीक है, चाहे वो हक पे क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है इसमें मेरा टाइम भी जाया होगा, मेरा पैसा भी लगेगा, और ये हो सकता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल ना हो। तो कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए फिर आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई। ठीक है, आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट में क्या होता है, कोई ना कोई एक पर्सन, थर्ड पर्सन, एक तो दोनों पार्टीज है ना, पार्टी 1 पार्टी 2, ये मिलके किसी थर्ड पार्टी को नॉमिनेट कर देती हैं कि अगर हमारा आपस में डिस्प्यूट होता है तो ये पार्टी फैसला करेगी। और वो जो आर्बिट्रेटर, अगर वो अक्लमंद आदमी हो तो वो इंडिपेंडेंट होगा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा और उसके मुताबिक जो भी फैक्ट्स की बेस पे डिसीजन होता हुआ वो डिसीजन करेगा।
ठीक है, और इसको लॉ की प्रोटेक्शन भी है, लेकिन याद रखें लाजमी नहीं है कि आपको उसका फैसला कर दिया उसी के मुताबिक अमल करें। आर्बिट्रेशन एक्ट में ये कहा जाता है कि आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा अगर पार्टीज एग्री करें तो, यानी अगर पार्टीज ये एग्री करते हैं कि नहीं अगर हम इसके डिसीजन से मुतफिक नहीं हुए तो हम अब टिपिकल कोर्ट सिस्टम से रुजू करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो राइट भी है। लेकिन बहुत से डिसीजन यहीं पे फाइनल हो जाते हैं। ठीक है, यानी 100 केसेस अगर आर्बिट्रेशन में जाएं तो फैसला करें, अगर फर्ज कीजिए 80 में भी पार्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं, सिर्फ 20% केसेस ऊपर कोर्ट से टिपिकल कोर्ट सिस्टम में जाएंगे, तो सबका फायदा है, पार्टीज का भी फायदा, उनका टाइम बचा, उनके पैसे बचे, हमारे लीगल सिस्टम का भी फायदा, उसमें बहुत ज्यादा केसेस नहीं आएंगे, उसमें ज्यादा केसेस आने से प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, दूसरे केसेस का फैसला करने में भी टाइम लगता है। तो ये रीजन है आर्बिट्रेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने की या आर्बिट्रेशन को इनकरेज करने की। अगर हम इस एक्ट को खोलने देखें कि ये कहता क्या है, तो इसमें सबसे पहले उसने कुछ हमें डेफिनेशन बताई हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टीज आपस में मिलकर ये तय करती हैं कि अगर इन फ्यूचर हमारा कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो वो हम कोर्ट सिस्टम की बजाय आपस में आर्बिट्रेशन से तय करेंगे। बल्कि मुझे याद है हमने किसी जगह पे एक्सेप्शन में भी ये पढ़ा था, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में पढ़ा कि इसकी इजाजत होती है आर्बिट्रेशन के जरिए से। ठीक है, तो बिल्कुल रेफर कर, ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। याद रखिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन एडवांस भी किया जा सकता है, यानी अभी मेरी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन और हमारे एडवांस में ये तय कर रहे हैं कि अगर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ना हमारा, तो हम ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर के थ्रू सेटल करेंगे। स्टार्ट में भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है। जैसे पहले हमारे आपस में किस तरह का एग्रीमेंट नहीं है, हमने कोर्ट में केस फाइल कर दिया एक दूसरे के खिलाफ, अब केस चल रहा है, 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, 2 साल गुजरे, फैसला नहीं हो रहा, तो हमने आपस में ये एग्री किया कि क्यों ना इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल किया जाए। ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए और इसमें टाइम भी बचे, कॉस्ट भी बचे। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्टार्ट में भी किया जा सकता है, ड्यूरिंग भी किया, लेकिन ड्यूरिंग केस का फैसला आने से पहले केस का अगर डिसीजन आ गया ना, उसके बाद आर्बिट्रेशन में नहीं जाया जाएगा, वो तो फैसला हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया जा सकता है या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ ए केस एग्रीमेंट किया जा सकता है, डिसीजन आने के बाद नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद एम्पायर क्या है? एम्पायर सेकेंड टर्म है एम्पायर। यू समझ लीजिए, लिखना नहीं आपने, यह है थर्ड एम्पायर। जब ग्राउंड में मौजूद एम्पायर फैसला नहीं कर पाते तो वो केस को रेफर करते हैं। किसको रेफर करते हैं? थर्ड एम्पायर। ये वो थर्ड एम्पायर है। जब आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया लेकिन किसी वजह से आर्बिट्रेटर फैसला नहीं कर सका, तो फिर किसको रेफर किया जाएगा? उस सूरत में जिस पर्सन को केस रेफर किया जाएगा उसे कहते हैं थर्ड एम्पायर। उसे थर्ड एम्पायर नहीं कहते, एम्पायर कहते हैं। हाँ, थर्ड एम्पायर तो क्रिकेट में कहते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट में उसके लिए वर्ड क्या है? एम्पायर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वही, कोई किसी की डेथ हो गई और उसकी जगह पे जो पर्सन उसका वाली वारिस है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। रेफरेंस, आपने कभी ये लफ्ज सुना कि जी ये रेफरेंस सदारती रेफरेंस इंप्लीमेंट कर दिया गया या रेफरेंस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भेज दिया गया? ये कभी आपने, रेफरेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ सेंडिंग केस, कोई केस किसी अथॉरिटी के पास सेंड करना कि आप इसके ऊपर फैसला कीजिए, इसे कहते हैं रेफरेंस फाइल करना। रेफरेंस का मतलब क्या है? कोई केस, कोई इशू किसी अथॉरिटी के पास सेंड करना, उसे ट्रांसफर करना, इसे कहते हैं रेफरेंस। ठीक है, नहीं एक्ट, ये रेफरेंस है एक्ट। ठीक है, एम्पायर को यूं कह लीजिए कि केस शैल बी रेफरेंस और केस शैल बी रेफर टू एम्पायर, यूं कह ले। ठीक है, या रेफरेंस शैल बी फाइल्ड विद एम्पायर। ठीक है, वो जो केस है वो जिस पार्टी के पास भेजा जाए, ये है केस को भेजना, और जिस पार्टी के पास भेजा जाएगा उसे कहेंगे एम्पायर या उसे कहेंगे आर्बिट्रेटर। पार्टीज के आपस में डिस्प्यूट हो उसको भी तो, ये टर्म्स यूज हुई हैं। इसमें रेफरेंस तो है, एक जनरल टर्म बार बार यूज होगी कि जी केस इसको रेफर किया गया, केस आर्बिट्रेटर को रेफर किया गया, केस एम्पायर को रेफर किया गया, केस कोर्ट को रेफर किया गया। ठीक है, इस सेंस में रेफरेंस की टर्म यूज होगी। असल चीज आपने जो एम्पायर और आर्बिट्रेटर, ये दो कंसेप्ट सीखने हैं। ये दोनों कंसेप्ट आपको पता चल गए। आर्बिट्रेटर तो वो है ना जो फर्स्ट हैंड फैसला करने के लिए आता है। ठीक है, और अगर वो फैसला किसी वजह से ना कर पाए तो फिर कौन पर्सन होगा जो फैसला जो आएगा मैदान में? एम्पायर। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब वो हमें बता रहा है रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो ये कह रहा है कि ये रूल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होंगे। आप आपस में एग्रीमेंट करके इन रूल्स को चेंज भी कर सकते हैं, किसी रूल को चेंज भी कर सकते हैं। ये जहन में रूल सिखाने से पहले बता रहा हूं, कहिए ना किसी केस में आपके सर ये तो इसके खिलाफ बात हो गई, ठीक है सर आपने तो कहा था आर्बिट्रेटर एक होगा लेकिन इधर तो आर्बिट्रेटर 2 है, वो चेंज कर सकते हैं।
चेंज कर सकते हैं। पहला रूल सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। पहले भी हमने कोई इस तरह की चीज पढ़ी है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज के रूल्स ये होंगे, लेकिन अगर आपस में एग्री करें पार्टीज तो रूल चेंज भी। पार्टनरशिप में शाबाश, कौन सी ड्यूटीज, एब्सोल्यूट ड्यूटीज थी, क्वालिफाइड ड्यूटीज थी, क्वालिफाइड ड्यूटीज। तो उसी तरह का कंसेप्ट ये है कि नॉर्मली ये कंसेप्ट अप्लाई होंगे अनलेस पार्टीज एग्रीड अदरवाइज। अच्छा, पार्टी से मेरी क्या मुराद है भला? पार्टी पार्टनर, पार्टी 1 और पार्टी 2, पार्टी जिनका अभी आर्बिट्रेशन में है हम। अच्छा, आप समझते हैं पार्टनरशिप की बात? नहीं, पार्टनरशिप आर्बिट्रेशन की बात हो रही। आर्बिट्रेशन में वो पार्टीज जो कि आपस में एग्रीमेंट किया है जिन्होंने, पार्टी 1 और पार्टी, वो है उनको मैं कहूंगा पार्टीज। तो पार्टी जो आपस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करेंगी, उनमें अगर वो कुछ तय नहीं करती तो ये रूल्स अप्लाई होंगे। पहला रूल, आर्बिट्रेटर एक ही होगा, एक ही होना भी चाहिए। लेकिन अगर पार्टी कहे नहीं भाई आर्बिट्रेटर एक है, ये कहें मिस्टर ए को होना चाहिए, मैं को नहीं मिस्टर बी को होना चाहिए, और झगड़ा। तो अगर पार्टी है, अगर तो किसी एक नाम पे राजी हो जाए तो ठीक है, आर्बिट्रेटर अच्छी सूरत हाल यही है कि आर्बिट्रेटर एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो एग्री करें नहीं एक नहीं ज्यादा होंगे, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, जितना मर्जी कर ले, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 2 होंगे, एक पार्टी का ए का और एक पार्टी बी का। लेकिन अगर एक से ज्यादा यानी 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते तो फिर पता है क्या प्रॉब्लम होगी कि फैसला तो दोनों ने मिलकर करना है। अगर फैसला करते हुए फैसला एक वोट से बराबर होता है, एम्पायर को लाया जाएगा। इफ इवन नंबर होते हैं आर्बिट्रेटर के तो फिर अंपायर को अपॉइंट किया जाएगा। अंपायर को कौन अपॉइंट करेगा? आर्बिट्रेटर दोनों मिलकर अपॉइंट। यानी यूं समझ लीजिए ये आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर का आर्बिट्रेटर। हाँ, अंपायर एक ही होगा, अंपायर एक से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा फिर तो वो लड़ी चलती जाएगी आगे। हाँ बिल्कुल, अपॉइंट। और ये अपॉइंट ये एम्पायर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट के 1 मंथ में उसको बाइंड कर लिया जाएगा। चले ठीक। अब देखिए जो टाइम पीरियड है मैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूं, क्योंकि ये आपके रटे वाली चीजें हैं। विद इन 1 मंथ, विद इन 4 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, इसमें कंसेप्ट कोई नहीं होता, सिर्फ याद करने वाली चीज। तो मैं आगे सिर्फ बोलता जाऊंगा कि 4 मंथ में करना, 2 मंथ में, समझ लीजिए। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। आपने ये नहीं करना सर इसके लिए 1 मंथ है तो इसके लिए 4 मंथ क्यों है। लॉ ने एक रीजनेबल टाइम असेस किया, उसने जहां पे 1 मंथ लिख दिया, हमने भी 1 मंथ फिट करना, जहां पे 2 का हमने 2 फिट करना। पहला रूल समझ आ गया। आर्बिट्रेटर कितने हो गए? एक। अगर मल्टीपल इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होते हैं तो इनकी अथॉरिटी इरिवोकेबल है। यानी ये नहीं आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया बाद में आप कहें नहीं मुझे पसंद नहीं आया इसको चेंज करो। अगर आपने इरिवोकेबल मतलब यही होता ना, आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर करना है तो कोर्ट के पास जाइए भाई, कोर्ट ऑर्डर दे तो फिर आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को आप रिड्यूस या रिवोक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। आगे चलें। आर्बिट्रेटर शैल अवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम नहीं, डिसीजन। आर्बिट्रेटर एक ही नाम दे सकता है। क्या इनाम दे सकता है? डिसीजन देगा, उसकी तरफ से यही नाम है। आर्बिट्रेटर शैल अवार्ड, डिसाइड करेगा, फैसला करेगा विद इन 4 मंथ्स ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस का मतलब क्या है? यानी जब पार्टीज अपना केस पेश करेंगी आर्बिट्रेटर के सामने, आर्बिट्रेटर 4 में, अब देखिए कोर्ट में तो किस तरह का रूल नहीं होता ना कि फैसला 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में, साल में, 2 साल में खत्म करना, नहीं। इसलिए वो 25-25, 30-30 साल तक लड़ता रहता है। यहां पे देखिए कितनी अच्छी बात, लॉ ने कहा आर्बिट्रेटर 4 महीने के अंदर फैसला करेगा। इसका मतलब ये, और इससे जल्दी भी हो जाते हैं वो से फैसले। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं कोई भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में लेके जाता तो मुझे पता है मैक्सिमम 4 महीने चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये महीनों में बल्कि दिनों में फैसला हो जाता है। तो आर्बिट्रेटर फैसला कब करेगा? अगर आर्बिट्रेटर समझता नहीं मुझे एक्सटेंशन चाहिए तो वो कोर्ट से एक्सटेंशन ले सकता है। कोर्ट जाहिर है उसको देखेगा क्या रीजन है, किस वजह से। वो जी कोरोना आ गया था, हम आपस में मुलाकात नहीं कर सके, मैंने एविडेंस मांगा था, वो एविडेंस अभी नहीं तैयार किया पार्टीज ने, तो इसीलिए फैसला भी मैं नहीं कर सका, कुछ 2 महीने की एक्सटेंशन दे दे। कोर्ट कहेगा ठीक है ये लो एक्सटेंशन। आर्बिट्रेटर फैसला कब करेगा? केस रेफर होने के 4 महीने के अंदर, एग्रीमेंट के 4 महीने में नहीं, जब केस उसके पास आएगा उसके 4 महीने के अंदर। अगर 4 महीने गुजर जाएं एक्सटेंशन लिए बगैर और आर्बिट्रेटर को फैसला ना कर पाए, अंपायर आ जाएगा। और आर्बिट्रेटर अगर कहे 3रे महीने भाईजान मेरी बात ना ये मानता है ना ये मानता है, मैं कहेगा आर्बिट्रेटर, इसको मैं कहता हूं कि भाई अपनी चीज दिखाओ, कौन सी चीज खरीदी थी, कौन सी चीज बेची थी, कोई एग्रीमेंट लाओ, इनवॉइस दिखाओ, ये मेरी बात जो है वो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है।
और मैं नहीं आर्बिट्रेटर बनना। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं आर्बिट्रेटर बनता। अगर आर्बिट्रेटर अपनी इनएबिलिटी शो करवा दे तो क्या करे फिर एम्पायर के पास जाएगा फैसला। इसका मतलब अगर एग्जाम में हमसे पूछे बताइए किन केसेस में एम्पायर अपॉइंट हो सकता है, हम उसे 3 केसेस बताएं। अगर इवन नंबर हो, अगर टाइम एक्सपायर हो जाए आर्बिट्रेटर डिसीजन ना करे, या टाइम एक्सपायर होने से पहले ही आर्बिट्रेटर कह दे भाई मैं नहीं ये फैसला कर सकता, किसी और से करवाए, तो अंपायर मैदान में आ जाएगा। अब अंपायर मैदान में आ गया, क्या इसको भी कोई टाइम पीरियड होना चाहिए? बिल्कुल, अंपायर अवार्ड करेगा। अवार्ड का मतलब क्या है? डिसीजन देगा। कितने महीनों में? 2 में। क्यों? आर्बिट्रेटर को तो 4 महीने दिए थे, इसको 2 महीने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आर्बिट्रेटर ने भी अपना कोई काम कर ही लिया होगा ना, आधे से ज्यादा केस तो तैयार हो चुका होगा आर्बिट्रेटर के अंडर, बाद में ही आया ना, तो इसीलिए शायद लाने। लेकिन बहरहाल कोई भी और रीजन नहीं, हमें से क्या, हमने तो सिर्फ याद करना है कि आर्बिट्रेटर ने फैसला कितने महीनों में करना है? 1 महीने में क्या करना था? एम्पायर सेलेक्ट करना था। बिल्कुल ठीक है, 4 महीनों में फैसला करना है आर्बिट्रेटर ने, और फिर 2 महीनों में फैसला करना है एम्पायर ने। पार्टी शैल प्रोड्यूस एविडेंस। अच्छा हाँ, 2 महीने। अब भाई उसको एक्सटेंशन दे दी थी आर्बिट्रेटर को, एम्पायर कहे मुझे भी एक्सटेंशन चाहिए है, ये कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, इसको भी कोर्ट एक्सटेंशन दे देगा। पार्टी शैल प्रोड्यूस एविडेंस, जैसे कोर्ट फैसला करते, असल में ना आर्बिट्रेटर के पास तकरीबन उतनी अथॉरिटी होती है जितनी एक जज के पास होती है, जितनी एक जज के। जज लोगों से कहता है भाई आपने दावा दायर किया है, इस दावे के हक में आपके पास क्या सबूत है? सबूत लेके हैं, मांगता है कि नहीं? और कहता है, एक और भी कहता है क्या, बयान हल्फी, क्या कहता है? जो कुछ सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये ओथ लेता है ना जज, एग्जैक्टली शपथ, हाँ बिल्कुल वही। तो कह रहा है पार्टीज, अगर आर्बिट्रेटर कहे या एम्पायर कहे तो पार्टीज उसको एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, और एविडेंस के अलावा जो दूसरी चीजें कहे, जैसे दूसरी चीज क्या हो सकती है? वो उनसे कहे भाई ओथ, कसम खाओ, ये ठीक है। अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज, ये आपको बता दिया ना, डिसीजन फाइनल होगा, लेकिन याद रखें इसके डिसीजन के खिलाफ भी कोर्ट में अपील की जा सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया हो, एग्रीमेंट। आपको बताया ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है, ये सारे रूल सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट है। अगर पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करें कि जो भी फैसला हुआ इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, एक्सेप्शन में था, एक्सेप्शन याद है? हाँ, तो पार्टी, लेकिन अगर वो आपस में एग्री करें नहीं कर सकते हैं अपील फाइल, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आर्बिट्रेटर में डिसाइड अबाउट कॉस्ट ऑफ द केस, ये लीगल केस में भी रूल होता है कि जब कोई केस कोर्ट में आता है, एक पार्टी अग्रीव्ड है, एक पार्टी दूसरे के खिलाफ केस फाइल करे, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए भी दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं। तो अगर जज को लगे, अदालत को लगे कि बिला वजह केस फाइल किया गया दूसरे बंदे को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरा बंदा इनोसेंट है और केस विदाउट मेरिट फाइल किया गया है, तो कोर्ट एक तो फैसला देगी कि भाई ये भाई जीत गए, ठीक, ये हक पे है, इनकी फेवर में। लेकिन अगर इनकी फेवर में फैसला दे भी दिया जाए तो इनकी कंपनसेशन नहीं हुई। क्यों? इन्होंने अपने वकील को तो पैसे दिए होंगे ना, आने जाने का खर्च। तो एक होता है जिसे कहते हैं ऑर्डर एज टू कॉस्ट, लीगल टर्म्स में ये फ्रेज यूज होता है ऑर्डर एज टू कॉस्ट, कि जब कभी कोर्ट कोई भी फैसला देगा, अगर कोर्ट समझे कि एक पार्टी जो है वो बिल्कुल इनोसेंट थी, बिला वजह डिस्टर्ब किया है, तो कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि पहली वाली पार्टी इस दूसरी वाली इनोसेंट पार्टी को जो इसके केस पे जितने भी अखराजात हुए हैं वो पे करे। इसे कहते हैं ऑर्डर एज टू कॉस्ट। तो अगर उसी तरह आर्बिट्रेटर भी ये समझे कि एक पार्टी ने बिला वजह दूसरी पार्टी पे केस फाइल किया, तो एक तो फैसला दे देगा कि जी दूसरी पार्टी जो है ये इनोसेंट है, ये भरी है, साथ ही साथ दूसरी पार्टी के केस पर जो अखराजात हुए हैं वो भी उसको वापस मिलने चाहिए कि नहीं। तो आर्बिट्रेटर ये कह सकता है कि पार्टी 1 पार्टी 2 को अखराजात भी अदा करेगी। ये नॉर्मल, ये लीगल केसेस अगर आप उनको पढ़े ना, कहीं रिसर्च करें, तो उसमें ये लिखा होता है बाज़ औक़ात, एक तो ये जवाब दिया जाता है जो केस फाइल होता है, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि कास्ट रीइंबर्स करवाई जाए हमें, उसका भी ऑर्डर दे। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं है कोर्ट की कि वो ऑर्डर एज टू कास्ट पास करें, नॉर्मली नहीं करते, लेकिन कभी कभार कर भी सकते हैं। ये है रूल्स, रूल्स क्लियर है, ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आर्बिट्रेटर कितने होंगे? एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। अगर वो एक से ज्यादा इवन नंबर है तो फिर वो वोटिंग बराबर हो सकती है ना, तो फिर एम्पायर को 1 महीने के अंदर। आर्बिट्रेटर ने कितने समय डिसीजन करना है? 4 महीने में, और एम्पायर 2 महीनों में। एम्पायर कब आ सकता है? अगर इवन नंबर हो आर्बिट्रेटर्स की, अगर 4 महीने गुजर जाए आर्बिट्रेटर फैसला ना करे, या 4 महीने से पहले आर्बिट्रेटर्स कहते हैं कि जी हम फैसला नहीं कर सकते, आने वाला है, ठीक है। एम्पायर ने कितने समय फैसला करना है? 2 महीनों में। एक्सटेंशन दोनों केसेस में आर्बिट्रेटर्स को भी मिल सकते हैं, एम्पायर को भी मिल सकती है। पार्टीज एविडेंस प्रोड्यूस करेंगी,
आर्बिट्रेटर या एम्पायर के सामने जो भी वो रिक्वायर करेगा और जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, अनलेस पार्टीज एग्री करें कि हम अपील भी फाइल कर सकते हैं, और कॉस्ट का भी ऑर्डर दे सकता है आर्बिट्रेटर। ये तो हो गए रूल्स। अब हम चलते हैं पावर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की तरफ। आर्बिट्रेटर की कितनी पावर्स हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये हो कि मतलब लिखा ही ना हो कि हम लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम मतलब अगर हमें नहीं एंड पे जाके डिसीजन हमारे नहीं होता फेवर में, तो हम करेंगे या नहीं? देखिए, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग है केस फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये उसने वैसे अथॉरिटी उसकी बताई है कि लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए कि जो आर्बिट्रेटर डिसीजन करेगा उसको लीगल, वो बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर, पार्टीज को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली बात ऐसा होता है कि आर्बिट्रेटर्स किसी एक पार्टी को फेवर दे रहे हैं, एक पार्टी जो है अपनी मर्जी का फैसला करवाने के लिए आर्बिट्रेटर को कोई लालच रिश्वत वगैरह दे सकते हैं, तो उस केस में बिल्कुल उसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है अगर एग्रीमेंट में कोई पाबंदी वगैरह नहीं लगाई हुई। पावर ऑफ आर्बिट्रेटर की पावर्स क्या है? टेक ओथ, मतलब अल्फिया बयान ले सकता है, उनसे कहते हैं कसम खा के अपना अपना बयान। टू मेक इंटेरोगेशन, पार्टी से तफ्तीश कर सकता है, ठीक है, कि आपने ये चीज कब खरीदी, कितने में खरीदी, खरीदते हुए क्या तफसीलात तय पाई थी वगैरह वगैरह। टू मेक अवार्ड, अच्छा ये अहम चीज, टू मेक अवार्ड कंडीशन, यहाँ पे शायद बुक में ना कंडीशन लिखा हुआ है, उसको कंडीशनल कर लें, कंडीशनल। अरे ना देखिए, एक तो होता है सिंपल डिसीजन, सिंपल अवार्ड, वो तो जाहिर है उसकी अथॉरिटी है ही है आर्बिट्रेटर की, डिसीजन कर सकता है, इसीलिए तो उसको लेके आए थे। समटाइम डिसीजन कंडीशनल भी हो सकता है, ठीक है, डिसीजन कंडीशनल भी हो सकता है कि फर्ज कीजिए ए ने बी से चीजें खरीदी, वो चीजें खराब निकले, ठीक है, तो कंडीशनल भी हो सकता है और अल्टरनेटिव भी हो सकता है। अगर वो चीज खराब निकली, अल्टरनेटिव की एग्जांपल क्या है, चीज खराब, तो वो आर्बिट्रेटर ये फैसला दे सकता है कि सेलर या तो इसको रिपेयर करवा के दे या ये वापस ले और पैसे अदा करे। अब दोनों ऑप्शंस हैं, ये अल्टरनेटिव डिसीजन है। अब जो सेलर है उसकी मर्जी है, उसको दो ऑप्शन में से जो भी, दोनों अल्टरनेटिव में से जो भी पसंद आएगा वो उसके ऊपर अमल कर लेगा, ठीक है। और फिर है वर्ड कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब डिसीजन के साथ कोई कंडीशन इंपोज कर दी जाए कि यूज में किसी से मोबाइल लिया और उसने उसको लिख के दिया था कि 15 दिन की वारंटी आपके पास, 10वें दिन मोबाइल खराब हो गया। अब वो बंदा मोबाइल लेके आया है, ठीक है, लेकिन सेलर कह रहा है कि जी मेरी दुकान से खरीदा ही नहीं, तो आर्बिट्रेटर ये फैसला कर सकता है अगर ये इस दुकान की रसीद ले आए तो फिर मोबाइल इसको रिपेयर करके दिया जाए या कोई दूसरा मोबाइल दिया जाए। तो ये जो डिसीजन है ये कंडीशनल, आर्बिट्रेटर का डिसीजन कंडीशनल भी हो सकता है और इन अल्टरनेटिव भी हो सकता है। वो दो ऑप्शन सामने रख सकता है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सेप्ट कर ली जाए, या तो वापस किया जाए या उसको रिपेयर करवा के दे। टू रेफर टू कोर्ट, अगर आर्बिट्रेटर समझे कि जी किसी मैटर के ऊपर कोर्ट का ओपिनियन जरूरी है, कोर्ट से मशवरा ले लेना चाहिए या इस मसले को कोर्ट में जा भेजना चाहिए, आर्बिट्रेटर इस मसले को कोर्ट में भी भेज सकता है। और फिर टू करेक्ट क्लैरिकल मिस्टेक्स इन अवार्ड, बाज़ औक़ात ऑर्डर देते हुए, डिसीजन लिखते हुए क्लैरिकल एरर हो सकता है। जैसे हो सकता है उसने कहा कि जी पार्टी ए पार्टी बी को 1 लाख रुपया अदा करेगी और ऑर्डर को टाइप करते हुए 1 जीरो कम लग गया या 1 जीरो ज्यादा लग गया, तो क्या इसका ये मतलब है जो भी टाइप लिखा गया ऑर्डर में वही फाइनल होगा? नहीं, क्लैरिकल मिस्टेक्स को आर्बिट्रेटर अगर चाहे तो वो करेक्ट कर सकता है, लेकिन याद रखें ये पार्टीज खुद से उसको चेंज नहीं कर सकती डिसीजन को, डिसीजन आर्बिट्रेटर का है, उसमें जो अगर चेंज करवाना है, करेक्ट करवाना है किसी चीज को, वो भी कौन करवाएगा? आर्बिट्रेटर ही करवाएगा। जी कुछ समझ आई आपको? ये था हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसमें हमने डेफिनेशंस को पढ़ा, रूल्स को पढ़ा और फिर उसके बाद पावर्स को पढ़ा। हाँ, 2 और कंसेप्ट है छोटे मोटे, वो भी कवर करते जाते हैं। वो कहते हैं आर्बिट्रेटर, जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं ना, उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसकी पोजीशन भी लिख सकते हैं। जैसे हम दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ और ये तय पाया कि अगर हमारे आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये मिस्टर ए फैसला करेंगे, ये भी ठीक है, हमने आर्बिट्रेटर को नॉमिनेट कर दिया। बाज़ औक़ात आर्बिट्रेटर को नॉमिनेट नहीं भी किया जाता, बल्कि जो कोई पोजीशन होल्डर है उसका नाम मेंशन कर दिया जाता है। जैसे फर्स्ट कीजिए हमारे दरमियान में ये एग्रीमेंट तय पाया कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, उसको मैटर रेफर किया जाएगा। अब हमने नाम नहीं लिखा किसी पार्टी का, पोजीशन लिख, इसका मतलब है जो भी इस पोजीशन पे मौजूद होगा बंदा वो हमारा आर्बिट्रेटर है। एक तीसरी ऑप्शन भी है, तीसरी ऑप्शन क्या है कि हम ये लिखे कि आपस में हमारा डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट राइज हुआ तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। अब ये हमने पोजीशन भी नाम मेंशन किया ना, याद रखिए प्रिंसिपल की पोजीशन मेंशन की, लेकिन प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर नहीं है, हमने उनको अथॉरिटी दी आर्बिट्रेटर। बाज़ का ऐसा था, चैंबर ऑफ कॉमर्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, डिफरेंट सिटीज में चैंबर ऑफ कॉमर्स, जैसे लाहौर है, कराची,
तो हम ये लिख सकते हैं, एक तो सिंपल वे है ना कि आर्बिट्रेटर होगा मिस्टर ए, हमने नॉमिनेट कर दिया। बात हम ये कहते हैं चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर्बिट्रेटर होगा, ये भी वैलिड है प्रोविजन। इस सूरत में आर्बिट्रेटर कौन है? चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो भी उस वक्त चेयरमैन होगा जब डिस्प्यूट राइज होगा। चेयरमैन बदलते रहते हैं उनके, जो भी इलेक्शन वगैरह जो भी प्रोसीजर उनका, जो भी उस वक्त चेयरमैन। और अगर तीसरी ऑप्शन ये लिखा जाए कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी ठीक है, इसकी भी इजाजत है। ठीक है, अब इस सूरत में हमारा आर्बिट्रेटर कौन है? चेयरमैन। क्या चेयरमैन नहीं, बल्कि वो जिसको भी कह देगा आर्बिट्रेटर, उसके बाद जो टीम होगी जो उस वक्त उसमें फारिग होगा टीम में, उसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगा। तो याद रखें, आर्बिट्रेटर नेम्ड इन एग्रीमेंट भी हो सकता है और नॉट नेम्ड इन एग्रीमेंट भी हो सकता है, यानी उसका नाम नहीं लिखा होता, कोई पोजीशन लिख दे कि आर्बिट्रेटर होगा चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स या आर्बिट्रेटर शैल बी डिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यह अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय थर्ड पार्टी। क्या हम अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेटर को हम दोनों नहीं बल्कि कोई थर्ड पार्टी अपॉइंट करेगी? बिल्कुल कह सकते हैं। इस सूरत में थर्ड पार्टी खुद आर्बिट्रेटर बन सकती है? नहीं, इस सूरत में थर्ड पार्टी खुद आर्बिट्रेटर नहीं बन सकती। हमने ये नहीं कहा हुआ कि कोई भी थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर बने, हमने ये बताया होगा कि वो थर्ड पार्टी कौन है, यानी हमने किसको अथॉरिटी देनी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की, ये हमने एग्रीमेंट, वो थर्ड पार्टी का पोजीशन लिखी होगी ना, वो कौन है, वो सेक्रेटरी जनरल है मोहल्ले का, यूनियन काउंसिल का, कौन है, उसका नाम लिखा होगा। क्या वो ये कह सकता है कि मैं खुद ही आर्बिट्रेटर? हाँ बिल्कुल, हमने उसके ऊपर छोड़ा हुआ ना कि वो बिल्कुल ये कह सकते हैं मैं फारिग हूं आजकल, मैं खुद ही आर्बिट्रेटर बन जाता हूं। हम कहेंगे ठीक। पार्टीज कैन अप्लाई फॉर आर्बिट्रेशन ड्यूरिंग ए, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि कोई लीगल केस चल रहा हो उसके दौरान में तो आर्बिट्रेशन के लिए पार्टीज एग्री कर सकती है, लेकिन फैसला होने के बाद नहीं, फैसला होने से पहले पहले आर्बिट्रेशन होगी। और जाहिर है फैसला होने के बाद जिसके हक में फैसला हो गया वो क्यों चाहेगा कि आर्बिट्रेशन में जाए केस, वो तो नहीं चाहेगा। ये थे हमारे आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स और पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इजी कंसेप्ट था, और इवन ये कंसेप्ट रिपीट होगा हमारे चैप्टर 1 में भी, ठीक है। लेकिन यहां पे तो चूंकि स्पेसिफिकली लॉ से रिलेटेड है, वहां पे हम जनरल कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे कि आर्बिट्रेशन के फायदे क्या हैं, आर्बिट्रेशन के नुकसान क्या है, वगैरह वगैरह। जनरल डिस्कशन चैप्टर 1 में होगी। यहां पे जो हमने डिस्कशन किया है ना वो लीगल डिस्कशन थी जी। चलिए ये था, बल्कि बेहतर है आपको आज की होम असाइनमेंट दे दूं। ये तो आपने करने का, एमसीक्यूज कर लेंगे ना, रीडिंग करेंगे। अगर टाइम मिले ना तो इसके बाद चैप्टर 1 में आर्बिट्रेशन है कि नहीं है, एक मिनट हारे मैं देख लूं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं है, चलें अच्छा है। फिर उसने जनरल डिस्कशन को निकाल के स्पेसिफिक डिस्कशन इंक्लूड की हुई है, बस ठीक है। फिर यही करें, फिर आपको चैप्टर 1 में से कोई रीडिंग असाइनमेंट नहीं आपकी, बस ठीक है यही करें। आज के लिए आपका यही असाइनमेंट है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।